हिंदी कहानियाँ। रतनपुर सावर नदी के किनारे बसा एक वैभवशाली गांव था, जहां लोगों के हवेली और बाग बगीचे हुआ करते थे। पर उस हवेली नुमा घरों के बीच सोमनगर नाम का एक मोहल्ला बसा था, जिसमें लोग ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास पैसे थे। रघु, आज घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है। बच्चे घर आते ही होंगे, उन्हें खाने को क्या दूं? जा ही रहा था सरपंच के घर। कल के उत्सव का कुछ बचा हो तो ले आऊंगा। यही तो नियति है। किसी के यहाँ इतना है कि वो फेंकने पर लगे और किसी को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं। शारदा, हम जैसे गरीबों का यही हाल है। आज खाएंगे तो कल का सोचेंगे। इतना वैभवशाली गांव है, पर हमारे मोहल्ले में फिर भी गरीबी ही है। अभी तो फिर भी किसी तरह चल रहा है। फिक्र तो उस समय की है जब बारिश शुरू होगी, तब क्या करेंगे? बात तो तुम सही कह रही। एक बार बारिश शुरू हो गई तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तो इस गांव में वैसे भी इतनी बारिश होती है मानो कहर की बरसात हो। वही तो। अच्छा, क्यों ना हम इस बारिश पहले से ही खाने पीने और कुछ ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम कर लें, ताकि बरसात का पूरा महीना बाहर जाकर काम करने की दिक्कत नहीं होगी। ये अच्छा तरीका है। हाँ, तो मैं अभी से ही जुट जाता हूँ और बरसात भर के लिए कुछ इकट्ठा कर लेता हूँ। इसी तरह बातें करते हुए रघु, जो सरपंच के पास मजदूरी करता था, अपने काम पर निकल जाता है। सोमनगर मोहल्ले के सब लोग आपस में एक परिवार के समान मिलजुल कर प्यार से रहते थे, और यही कारण है कि इतनी गरीबी में भी उनका समय ठीक कट रहा था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है तेरी। जेब में 1 रुपया नहीं, खाने को 1 दाना अन्न नहीं, और अब बरसात में कैसे होगा सब? परेशान रघु अपनी ही सोच में चला जा रहा था कि रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए। रघु, ओ रघु, अपनी ही धुन में कहां चले जा रहे हो भाई? रघु उदास मन से कहता है। कहीं नहीं, बस। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ। रघु नम आंखों से बोलता है। काका, आज अपने जीवन में मैं सबसे मुश्किल हालत में हूँ। बच्चे घर पर भूखे हैं और अन्न का एक दाना नहीं है। सरपंच के पास जा रहा, कुछ मदद कर दें तो। बेटा, मैं इस मोहल्ले का सबसे वृद्ध हूँ। पूरा गांव मुझे पिता समान मानता है। कम से कम इसी हक से तुम मेरे पास आते। मेरे बच्चे भूखे हों तो मैं पेट भर खाना कैसे खा सकता हूँ? काका, मैं आपसे कैसे मदद ले सकता हूँ? आपके बेटे के शहर बसने के बाद आप मुश्किल से अपना और काकी का भोजन भर कमाते हो। उम्र के इस पड़ाव पर मुझे आपकी मदद करने को आगे आना चाहिए। और मैं बस, अब और कुछ नहीं सुनना है मुझे। चलो मेरे साथ। काका रघु को लेकर अपने घर आते हैं। सुनती हो? जी आई। अरे रघु आया है। आओ बेटा, अंदर आओ। धीर की अम्मा, घर में खाने का कुछ है? जी, अभी ही खिचड़ी बनाई है, आओ गरम गरम खा लो। हाँ, मैं तो खा लूंगा, पर एक काम करो, थोड़ी खिचड़ी रघु के परिवार के लिए भी दे दो। नहीं काकी, वो। रघु काका की तरफ देखता है पर कुछ बोलता नहीं, पर उसकी नम आंखें ये साफ कह रही थीं कि उसकी नजरों में काका काकी के लिए कितना सम्मान है। रघु खूब मेहनत करता। वो दिन में अपना काम करके रात में गांव के बाहर एक फैक्ट्री में भी काम करने को चला जाता। शारदा, ओ शारदा, मैं जा रहा। आज फिर से देरी से ही आओगे? फैक्ट्री का काम खत्म होते होते लगभग भोर हो ही जाएगी। और उसके बाद फिर सरपंच के घर अपनी नौकरी पर चले जाओगे।
कितना काम करते हो तुम। इतनी मेहनत, न सोने की फुर्सत न खाने का वक्त। तुम्हारी सेहत। अरे ये मेहनत ही तो हम गरीबों का इकलौता हथियार है। अब हम अमीरों की तरह ठंडे कमरे में बैठे नहीं रह सकते ना। हमारे नसीब में तो गर्मी की धूप, बरसात का पानी और जाड़े की ठंडी ही है। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलते हुए रघु शाम ढले फैक्ट्री की ओर चला जाता है। समय बीतता जाता है। रघु और शारदा ने बरसात की तैयारी शुरू कर दी। रघु रोज पैसे लाकर शारदा को दिया करता और शारदा उन पैसों में से बचा बचाकर अपने पास रख लिया करती। कभी कभी रघु कुछ आलू प्याज आटा आदि भी लाकर रख देता। और देखते देखते वो समय भी आ गया, बरसात का समय। तेज बिजली और गरगराते बादलों के बीच आंधी और बारिश। सब अपने अपने घरों में भागते हैं। रघु भी तेजी से अपने घर की तरह जा रहा था कि इतने भारी बारिश के कारण एक सड़क दुर्घटना हो जाती है और रघु उसमें बहुत घायल हो जाता है। एक भले व्यक्ति ने उसको अस्पताल पहुंचा दिया। इधर मोहल्ले का एक व्यक्ति बिरजू दौड़ता हुआ शारदा के पास आता है। भाभी, ओ भाभी, भाभी, जल्दी चलो। कहाँ बिरजू भैया, क्या बात हो गई? वो भाभी, रघु का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, जल्दी चलो। नहीं। इतना सुनते शारदा के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। भागते हुए दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। वहां रघु को बेहोश देख शारदा बहुत घबराती है कि इतने में डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर साहब, ये होश में कब तक आएंगे? चोट ज्यादा है, आराम के लिए इन्हें नींद की सुई लगाई गई है। घबराइए मत, घर ले जाइए, बस इनकी दवाई और खाने पीने का ख्याल रखिए। इनको अभी अपने हाथ ज्यादा नहीं हिलाने हैं। और हाँ, इनको खाने में दूध, फल और हरी सब्जियां दीजिए, उससे ही सुधार होगा। सब रघु को लेकर घर आते हैं। शारदा बाजार से हरी सब्जियां, फल, दूध सब ले आती है। रघु चिंता में बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे जो शारदा को नजर आ जाता है। क्या बात हो गई? कोई परेशानी है? परेशानी तो मैं बन गया शारदा तुम सबके लिए। जो पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए इस बरसात के लिए इकट्ठा किया था, वो सब मेरे ऊपर ही खर्च हो रहे हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि आज उनके पिता ने उनके लिए कितना कष्ट सहा है। आप ठीक हो जाएं बस, अभी सबसे जरूरी वही है। इसी बीच उनके दोनों बच्चे वहां आते हैं। पिताजी, आप कब ठीक होंगे? हाँ पिताजी, आप कब ठीक होंगे? आप तो कह रहे थे कि बारिश में हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। बेटा, तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम दोनों फिक्र मत करो। बेटा, हम जैसे गरीबों को सपने देखने का हक ही नहीं है। ऐसे क्यों बोलते रहो? नहीं, मुझे बोलने दो। हम जैसे लोग आज खाएंगे कल के लिए सोचेंगे और इसी में हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। गरीबी में एक तो हम खुद सपने देखने की हिम्मत नहीं करते, और अगर कभी थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं तो क्या बड़ा मांगा था मैंने? यही ना कि बरसात की कहर से मेरा परिवार बचे, मेरे बच्चे भूखे ना रहे, और भगवान को वो भी मंजूर नहीं रहा। देखो मुझे किस हालत में ला खड़ा कर दिया उन्होंने। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास भी खूब पैसे होंगे। इस बारिश की कहर में भी मोहल्ले के सब लोग एक दूसरे से कम एक बार मिलने का जुगाड़ कर ही लिया करते थे। फिलहाल रघु का घर ही सबके मिलने का ठिकाना बना हुआ था। शारदा सबके लिए चाय बनाकर लाती है। बेटा, अभी तबीयत कैसी है? बस चल रहा काका, दर्द काफी कम है। रघु भैया जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, क्योंकि जब तक ठीक नहीं होते तब तक हम आपके घर ही आते रहेंगे। हाँ। और भाभी को सबके लिए चाय की परेशानी होती रहेगी।
इसी तरह हंसते बोलते सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। समय अपनी गति से बीतता चला जाता है। रघु कुछ ठीक हो चुका है और घर में जमा अनाज और पैसे भी अब खत्म हो चुके थे। आज पूरे 12 दिनों बाद आज धूप की किरणें देखने को मिली। सब लोग जल्दी जल्दी अपने काम को निकल रहे। रघु भी पहले फैक्ट्री जाता है, वहां मैनेजर उसको काम करने को माना कर देता है। रघु, मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना। अब कैसे हो? जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं साहब। अब मैं काम करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूं। पर हम अब तुमसे काम करवाने को तैयार नहीं। क्या? क्यों साहब? मैं तो बस कोई सफाई नहीं। तुम्हारे सेहत को देखते हुए हम तुमसे काम नहीं करा सकते। ये कुछ पैसे हैं, तुम इसको रखो और अपना ख्याल रखो। हे भगवान, एक काम कितनी मुश्किल से मिला और वो भी हाथ से चल गया। अब फिर से मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां से मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। खैर, अब तो आखिरी उम्मीद सरपंच साहब ही हैं। नमस्कार सरपंच साहब। आओ आओ रघु, कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? जी, अब ठीक है। चलो, बढ़िया है भाई। मुझे तो चिंता हो गई थी कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो पीछे पूरे परिवार को कौन देखेगा। चलो, सरपंच साहब तो मेरी मजबूरी और परिस्थिति सब अच्छे से समझ रहे हैं। क्या भाई, यहाँ खरे खरे क्या सोच रहे? सरपंच जी, वो मैं आज से काम करने के लिए। रघु, बात ऐसी है कि देख भाई, तुम तो चोट खाकर बिस्तर पर थे। अब मैं तो अपना काम नहीं रोक सकता ना, तो मैंने किसी और को तुम्हारी जगह काम पर रख लिया है। क्या? पर अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप मुझे काम पर रख लीजिए। ये क्या बोल रहे भाई? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किसी को ऐसे रातों रात काम से निकाल कर किसी के पेट पर लात तो नहीं मार सकता ना। अभी एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो और कुछ नया काम देखो और अब जाओ। सब पर अरे भाई, अब जाओ और काम है इधर। रघु पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में आकाश में बादल घिर आए। अरे रघु भैया, जल्दी घर जाइए, बहुत जोर की बारिश आने वाली है। लगता है ये बरसात सब तबाह कर देगा। रघु घर चला जाता है। घर पर फैक्ट्री और सरपंच से मिले पैसे निकालकर शारदा को दे देता है। अरे, इतने पैसे? हाँ, वो फैक्ट्री में मिले और कुछ सरपंच ने दिए। अरे वाह, देखा मेहनती लोगों की कितनी कदर होती है सबको। कुछ दिन नहीं गए तो उनको भी पता चला होगा। शारदा को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है और खाना खाकर सोने चला जाता है। शारदा को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वह मन में सोचती है, शायद आज बहुत दिनों बाद काम पर गए, इसीलिए इतना थक गए होंगे। पूरे गांव में बरसात की कहर थी। लोग अपने घरों में बंद थे। देख रहे हैं ना कितनी बारिश हो रही है। अच्छा, तुम्हें ये बारिश देखकर डर सा नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा मानो ये बारिश सब ले डूबेगी। रघु पूरे दिन की सारी बातों से परेशान अपनी ही सोच में खोया हुआ था। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? शायद ही इससे बुरा कुछ हो सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरे परिवार का क्या होगा? क्या बात है, सो गए क्या? नहीं, बस सोच रहा था। क्या? नहीं, कुछ नहीं। सो जाओ, रात काफी हो गई है। हाँ, और कल से तुम्हें भी तो काम पर जाना होगा ना। रात का अंधेरा है, काले बादलों से आसमान घिरा है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों के अंदर सो रहे।
इधर रघु की आंखों से मानो नींद उड़ सी गई हो। वो अपने परिवार का भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है। सबको सोता देख रघु घर से निकल जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। ये सब क्या हो रहा मेरे साथ? कल सवेरे जब शारदा उठकर मुझसे काम पर जाने को बोलेगी तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? क्या बोलूंगा उसको कि अब मैं अपने परिवार के लिए नहीं कमा सकता? अब तो बस एक ही उपाय है कि मैं अपना जीवन दे दूं। इस बारिश में मेरे परिवार से दुखों को धो दे भगवान। तुम्हारे बिना घर के दुख कैसे खत्म होगा रघु? तुम क्या करने जा रहे थे रघु? शारदा, मैं और क्या करूं? जिन 2 जगहों से मेरा घर चल रहा था, मेरे बच्चे 2 वक्त का खाना खा पा रहे थे, वो अब मुझसे छिन गया। मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं दे सकता। मुझे जीने का हक नहीं है। ऐसा मत बोलो जी, मत बोलो। तुम हो तो सब है, तुमसे ही मैं और हमारे बच्चों की दुनिया सजती है। तुम हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? जरा सोच कर तो देखो, जब रोहिणी और रोहित मुझसे पूछेंगे कि उनके पिताजी कहाँ हैं, क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? जब मैं अकेले गांव भर में दर दर की ठोकरें खाती फिरूंगी, जब बच्चों को कुछ चाहिए होगा तो उनके पास तो ये उम्मीद भी नहीं बचेगी कि उनके पिताजी एक दिन उन्हें वो सब दिलवाएंगे। क्या ये सब देखकर तुम खुश रहोगे? और मैं क्या करूं मैं? सबसे पहले तो घर चलो। मुझे इस बारिश से वैसे भी डर लग रहा, मानो ये सब तबाह करके ही मानेगी। और अगर आज मैं नहीं आती तो सच में मेरी पूरी दुनिया तबाह हो जाती। दोनों उस तेज बारिश में घर आते हैं। अपने भविष्य को लेकर भी मन ही मन परेशान होती है, पर फिर भी वो रघु को दिलासा देती है, जिससे उसको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। 4 दिनों की लगातार बारिश में पूरा गांव डूब चुका था। लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वैसे में भी रघु रोज अपने लिए काम की तलाश में जगह जगह जाता। सुनो, मैं सोचती हूँ कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता, मैं लोगों के घर जाकर काम करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं शारदा। तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम्हारे लिए सोचना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे होते हुए तुम दूसरों के घरों के झाड़ू बर्तन करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। कब तक बच्चों को नून रोटी खिला सकते हैं? उनकी सेहत का सोचकर डर लगता है। सुनो, क्यों ना जो पैसे सरपंच और फैक्ट्री वालों ने दिया है उससे एक गाय ले लें, उसका थोड़ा दूध बच्चों के लिए रख लेंगे और बाकी बेच दिया करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों खुशी से एक गाय घर ले आते हैं। शारदा गाय दोहन करती है और रघु गाय की देखभाल के साथ साथ लोगों को घर घर दूध पहुंचाया करता। बरसात की मुसीबतें तो कम नहीं हो रही थी, पर शारदा और रघु मिलकर उससे भी निपट ही रहे थे। शारदा, जल्दी एक प्लास्टिक लाओ, गाय माता भीग रही है। क्या सोचते हो? नहीं, बस मैं ही सोच रहा कि गाय के लिए हमें एक छोटी सी छज्जी बना देनी चाहिए। ऐसे तो वो बारिश में भीगकर बीमार हो जाएगी। नहीं, सही कह रहे। ये हमारी लक्ष्मी है, इसके लिए एक छत बनाते हैं। इस बारिश में रघु घर घर दूध देने जाता है। चीनी लेकर वो सेठ के घर जाता। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे रघु भैया, इतनी बारिश में भी आए आप? हाँ भाभी, अब बरसात में बच्चे दूध तो नहीं छोड़ सकते ना, और बारिश में चाय का मजा भी अलग है। तो भाई अभी हमारे घर ये मजा खत्म हो चुका है। जी, मतलब भाई हमारे यहाँ चीनी ही खत्म है। अब बच्चे खीर खीर कर रहे और मैं चाय पर बन नहीं सकती। इतनी बारिश में अब कहाँ जाऊँ चीनी लेने? अरे सेठ जी, बच्चों का इतना मन है तो मैं चीनी ले आता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहाँ इस बरसात में परेशान होगे, और दुकानें भी तो सब बंद हैं।
अरे नहीं सेठ जी, मैं वैसे भी अभी दूध देने मुरली दुकान वाले के घर जाने वाला हूँ, तो वहां से चीनी लेते हुए आपको देता जाऊंगा। ऐसा क्या? देख लो भाई। इस बारिश में रघु घर घर दूध देने जाता है। चीनी लेकर वो सेठ के घर जाता है। वाह भाई, आज तुमने तो मेरी इतनी मदद कर दी, मैं क्या बोलूं तुमको। ये लो। ये क्या सेठ जी, चीनी 12 रुपए की थी, बस आपने गलती से 20 दे दिए। गलती नहीं करता मैं पैसों के मामले में, बाकी के पैसे तुम्हारी मेहनत के है भाई। अगर एक बार बस थोड़ी सी मेहनत में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं दूध देने के साथ साथ सामान पहुंचाने का काम भी करने लगूं। हाँ, ये अच्छा है। पर ये बात मैं शारदा को बता दूंगा तो मुझे रोकेगी। इतनी बारिश में एक तो वो दूध पहुंचाने के लिए मना करती है, उस पर भी मैं उसको बोलूंगा कि मैं घर घर नहीं, उसको तबीयत की वैसे ही बहुत फिक्र रहती है, उसको नहीं बताता हूँ। शारदा, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। रघु, तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं करने देती। पता था, इसीलिए तो तुमसे छुपा है। अच्छा सुनो, अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं तो क्यों ना हम अपने घर के आगे जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीद लें, दूध के साथ साथ खेती भी हो जाएगी। रघु को बात पसंद आती है। वो दोनों पैसे जोड़कर जमीन का एक टुकड़ा खरीद लेते हैं। अब शारदा गाय का ख्याल रखती और रघु जमीन पर खेती करता। धीरे धीरे बरसात भी खत्म हो जाती और रघु और शारदा के जीवन से दुखों की बदरी भी छट जाती है। अरे सुबह सुबह दरवाजे पर बैठकर ये पत्ते क्यों काट रही है? तुझे कुछ और खाने को नहीं मिलता क्या? या तुझे कुछ और बनाना ही नहीं आता? पत्ते खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ हाँ, गरीब लोगों की यही पहचान होती है। तुझे देखकर ही समझ आता है कि तू एक गरीब घर की लड़की है। नहीं नहीं, हम लोग पत्ते इसलिए खाते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जिनके घर में अच्छा खाना नहीं बनता, जिनको खाने पीने की तमीज नहीं होती, वही ऐसी बातें करते हैं। हमारे घर में तो रोज मांस बनता है। लेकिन रोज मांस खाना सही नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं कि रोज मांस खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी पत्ते खाने से शरीर को ताकत मिलती है और सेहत अच्छी रहती है। रहने दे, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत। मेरी बात मानो, डॉक्टर सच कहते हैं कि हमें पत्ते खाने चाहिए। और गांव के पत्ते तो प्राकृतिक होते हैं, इनसे अच्छा और क्या होगा। हाँ हाँ, खेती करने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने की तमीज नहीं होती, वही ऐसी बातें करते हैं। तू चुप रहे, मुझे तेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ नागिन, देख मेरी बात ध्यान से सुन। जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को खत्म किया जा सकता है। खत्म कर सकते हैं ना बात को? बता। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या खत्म किया जा सकता है? क्यों खत्म किया जा सकता है? देखिए, मुझे अभी बहुत काम है। आप सीधे मुद्दे की बात बताइए कि आप क्यों आए हैं। देख नगेन, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे चोरी हुए पैसे तूने लिए। इंसान से गलतियाँ हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे दोषी ठहरा रहा हूँ। मैं तुझे दोषी बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं तो खाली तुझे समझा रहा हूँ। हैं? देखिए अविनाश बाबू, आप एक सम्मानित आदमी हैं, आपके पास ताकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जो मन में आए वो बोलकर अपमान कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? अरे अरे अरे, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस तेरे साथ इस मामले पर बातचीत कर रहा हूँ। अपमान कब किया मैंने? हैं? अच्छा, और आप ये बताइए, आप ये कैसे मानकर चल रहे हैं कि मुझे आपकी बातों का जवाब देना होगा? क्या आपको लगता है कि इस गांव के बाकी लोगों की तरह मैं भी आपकी हर बात मान लूंगा? हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, पहले ही बता दूं मैं। हाँ,
यही तो मैं कह रहा हूँ नागेन, गलती हम सबसे होती है, लेकिन हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर तू पैसे लौटा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी नहीं लौटा सकता है तो बाद में दे देना। मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि अभी दे, हैं? अरे लेकिन किस पैसे की बात कर रहे हैं आप? मुझे यही तो नहीं समझ में आ रहा है। बस लौटा देना, दे देना, गलती हो गई, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो तू अब अजनबी बनने का, अनजान बनने का नाटक करेगा? देख, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। आप जो भी समझो, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए आप जैसे लोग हम गरीबों पर झूठे इल्जाम लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। बात करते हैं। देखिए, मुझे अभी बहुत काम है, आप यहाँ से चले जाइए। देख नागेन, मैं तुझसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं बस बात करने आया हूँ, और तुझे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, बस तू अपनी गलती मान ले, बस। अरे कौन सी गलती, कैसी गलती? और मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं? गजब बात करते हैं आप। अच्छा, तो तू मेरी बात नहीं सुनेगा? अरे सुनने का सवाल ही नहीं उठता है, जबरदस्ती कर रहे हैं आप तो। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नमस्ते। क्या हुआ दादा, सुबह सुबह इतने चिंतित क्यों बैठे हो? अरे तू क्या समझेगा भाई, जिसके घर में बेटी हो उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती। अरे क्यों, क्या हो गया, बताइए। हाँ, अरे गरीब के घर बेटी होना ही सबसे बड़ी चिंता है। अरे लेकिन आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है और उसकी शादी भी हो चुकी है ना? हाँ हाँ, अच्छी तो है, लेकिन इसी वजह से चिंता भी ज्यादा हो रही है। शादी के वक्त मैंने उसे बड़े घर में ब्याह दिया। हाँ, वही सबसे बड़ी गलती लग रही है। ओह, एक बात कहूँ हरिपत बाबू, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम बाप का दर्द समझते हो? अब हाँ, समझता हूँ, और इसी वजह से तो कह रहा हूँ कि आपकी चिंता बेकार है। आपने जैसी परवरिश दी है ना, वैसे ही घर में बेटी की शादी करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो होना था वो सो तो हो गया। अरे फिर भी मन नहीं मानता भाई, बेटी की चिंता मुझे परेशान करती है। इतनी बड़ी हवेली है, उनसे बात करने में भी डर लग, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको बहुत चिंता हो रही है ना, तो एक काम करिए, जाकर खुद देख आइए, इससे मन को शांति मिलेगी, और क्या। अरे छी 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 छी, ये क्या कह दिया गोपाल? हैं? अब इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? अरे वो लोग बहुत बड़े घर के हैं, अब मेरी क्या औकात कि उनके घर जाऊं? मुझे उनके घर जाने में बहुत शर्म आती है। लेकिन ऐसे यहाँ बैठे बैठे चिंता करने से क्या होगा? देखिए, आपको जाना ही होगा, बेटी आपकी है ना, और क्या, और आप उसके पिता हैं। अरे लेकिन भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ जाऊं या नहीं। वो बड़े लोग हैं, उनके घर जाने में बहुत झिझक होती है। मैं उनके साथ घुल मिल भी पाऊंगा या नहीं घुल मिल पाऊंगा, बस अब यही सब सोच के डर लगता है। अरे ये क्या पकाया है माँ? इस खाने को खाया जा सकता है क्या? क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी हो गई तुझे? अरे थाली में मांस ही नहीं है, मांस के बिना बताओ भला चावल खाया जा सकता है क्या? रोज रोज क्या मांस बनाना मुमकिन है? ओफो, तुम्हारे ये सारे पकवान ना मेरे मुंह के नीचे उतरते ही नहीं है। ऐसा खाना तो मेरे गले से नीचे ही नहीं जाता है। ऐसा लगता है क्या बकवास खा रहा हूँ। क्या ऐसा खाना कोई खा सकता है क्या? ऐसा मत बोल पलाश। अरे तो क्या बोलूं, हैं? क्या बोल दूं? तो सुनो, अच्छा तुम्हारे पास कोई समझ वमझ है कि नहीं है? अरे तुम सब बेमान हो, बेमान। क्या सोचते हो कि तुम जो मुझे दोगे वही मैं खा लूंगा मुंह बंद करके? चिल्ला मत पलाश, तुम्हारा चिल्लाना सुनने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई नहीं हूँ। चिल्ला रहा हूँ, ये तुम्हारा सौभाग्य है।
मेरा तो मन करता है कि चावल की थाली उठा के फेंक दूं मैं तो। ये सब बातें तू अपनी पत्नी से कह, मुझे मत कह। जो करना था वो कर दिया। यही तो होता है, बिना समझ वाली छोटी जात की लड़की को बहू बना लेने का नतीजा। छोटी जात की लड़की छोटी जात का ही खाना बनाएगी, यही तो स्वाभाविक है। और उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो इस गरीब घर की लड़की से बहुत उम्मीद कर ली थी। ऐसा मत बोलो। अरे जो नहीं जानता कि उसका पति क्या खाना पसंद करता है, रोज रोज यही सब्जी साग खा खा कर क्या उसका दिमाग भी सड़ चुका है क्या। रोज मुझे बिना मांस के नहीं चलता, मतलब नहीं चलता। गांव की लड़की ये क्या नहीं समझेगी क्या? क्या कभी उसने अपने घर में ऐसा खाना खाया है जो यहाँ आके हमको खिला रही है? एक नीच घर की लड़की नीच ही हो सकती है। मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहो, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे बाप के बारे में कुछ मत कहो। साफ साफ सुन ले, जो बाप केवल पैसों के लालच में अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करता है ना, वो क्या उसे ये नहीं सिखा पाता कि पति को कैसे खुश रखा जाए? क्या वो बाप कहलाने के लायक है? क्या वो बाप कहलाने लायक है? उसे बाप नहीं, पैसों का राक्षस कहना चाहिए, राक्षस। रात के समय यूं मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा नीलिमा कि मैंने सही किया या फिर गलत किया, पता नहीं। मैंने कभी तुम्हें काम की वजह से इस तरह उदास नहीं देखा, फिर ये क्या नया है? अरे चोरी करने का काम ज्यादा बढ़ गया है क्या, यही सोच रहा हूँ। लेकिन अब जब हो ही गया तो फिर सोचना किस काम का? अरे सोचने में तो आ रहा है नीलिमा, तुम नहीं समझोगी। ये चोरी का पैसा कब तक रहेगा? और इसके अलावा अविनाश बाबू को मामला समझ में आ गया है, वो तो मैं जैसे तैसे बचकर निकला हूँ। तो अब क्या करने का सोच रहे हो? हाँ, देखते हैं क्या कर सकता हूँ। सुनो, मेरे पास एक उपाय है। हाँ, उपाय बताओ, क्या उपाय है? तुम कल अविनाश बाबू के पास जाकर उनसे माफी मांगना। इस तरह माफी मांगना कि अविनाश बाबू समझे कि हम सच में पछता रहे हैं और वो हमारी माफी स्वीकार करें। क्या तुम अविनाश बाबू को इतना सीधा समझती हो? क्या मैं जाकर उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगूंगा और वो मुझे माफ कर देंगे? अरे क्या तुम उन्हें इतना अच्छा समझती हो क्या? तुम अभी तक उसे अच्छे से समझ नहीं पाए हो। बाहर से जितना वो शक्तिशाली है, अंदर से उतना मूर्ख है। अगर जरूरत पड़ी तो तुम झूठी कहानी भी बना सकते हो और इस तरह से बताओ कि वो उसे सच मान ले। फिर देखो कैसे धीरे धीरे वो तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हारा तर्क सही लग रहा है। ठीक है, मैं यही करूंगा। ओ माँ, पापा आ गए। पापा आओ आओ। पापा इतने दिनों बाद क्यों आए हो? तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा। बहुत उदास थी मैं, रोज तुम्हारे बारे में सोचती थी। आखिरकार तुम आ गए। अरे बेटा, तुम्हें बिना देखे भला मैं क्या रह सकता था, इसीलिए आ गया हूँ तुम्हें देखने के लिए। तुम ही तो मेरी एकमात्र बेटी हो। पापा तुम कैसे हो? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो बेटा? हाँ, मतलब ठीक हूँ। तुम अपने बारे में बताओ पापा। मेरी बात सुनने की क्या जरूरत है? मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारी शादी बड़े घर में कर दी। तुम्हारी खुशियाँ ही अब मेरी खुशियाँ हैं बेटा, है ना? अरे सुबह सुबह ये बाप बेटी में क्या बातें शुरू हो गई? इनका ड्रामा कब तक चलेगा मैं नहीं जानती। सुबह सुबह कोई काम नहीं, घर में आकर ड्रामा कर रहे हैं। अरे आप कैसे हैं? मेरे अच्छे या बुरे होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने जब अपनी बेटी हमें सौंप दी तो अब इसे हमें अपने सर पर ढोना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? अभी तक उसने ये नहीं सीखा कि हमारे घर में खाना कैसे बनता है, बड़े घर में कैसे रहना चाहिए।
ये शिष्टाचार भी नहीं सिखाया तुमने अपनी बेटी को। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ सिखाया होता तो इसे पता होता कि पति की सेवा कैसे करनी चाहिए। देखिए, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। हम तो गरीब घर के लोग हैं, इसीलिए शायद वो कुछ गलती कर बैठी है और शायद मैं उसे सही से सिखा नहीं पाया। मैं उसकी गलती के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उसे आप लोग माफ कर दीजिए। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, वो सब सीख जाएगी। विश्वास कीजिए, मैं जानता हूँ बचपन से वो सीखती बहुत जल्दी है। बहुत अच्छी लड़की है। असल में आदत नहीं पड़ी, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ कर रही होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आपके माहौल में ढल जाएगी। कहिए अपनी बेटी को जल्दी समझ ले। ज्यादा देर की तो मेरे बेटे का मन बदल जाएगा, तो क्या होगा मुझे नहीं पता। आप लोग उसे माफ कर दें। मैं उसके किए की माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बाबू, आपसे कुछ काम था बाबू। अरे सुबह सुबह नगेन आ गया। हाँ, तो क्या सोच के आए हो? फिर से चोरी करने आए हो क्या? बाबू, चोरी ओरी नहीं, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ बाबू। हाँ, बस ये धर्म पुत्र युधिष्ठिर बनने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? साफ साफ कहो। बाबू, आपके पाँव में हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ बाबू। देखिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए और ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपनी गलती समझ ली है, इस बार के लिए माफ कर दीजिए बाबू। तुम जानते हो, सांप पर एक बार विश्वास किया जा सकता है, बार बार नहीं। अरे बाबू ऐसा मत कहिए। आपके दोनों पाँव में गिरकर कहता हूँ, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। देखो, तुम जैसे खराब चरित्र वाले लोगों पर अब मैं भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा यही है कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं लोगों से तुम्हें धक्के देकर निकलवा दूंगा। समझ गए? अरे मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं माफी मांगता हूँ ना आपके पैरों में गिरकर। बस तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ? असल में जो मैं कर रहा हूँ वही तुम्हारे साथ सही है। और भी बहुत कुछ तुम्हें मिलना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर रहा। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हाँ, फिर कभी मेरे पास मत आना, यही मेरी तुमसे आखिरी उम्मीद है। चलो बस जाओ यहाँ से। अरे जाओ। ठीक है बाबू, ठीक है। हाँ, आज जो अपमान अविनाश बाबू ने किया उसका तो मैं बदला जरूर लूंगा। ये अपमान मैं कभी भूल ही नहीं सकता। अरे मैं पैरों में गिरकर माफी मांग रहा हूँ और धक्के देकर निकाल दिया। अरे मेरा भी नाम नगेन है, नगेन। इस नाम को तुम हड्डी हड्डी में महसूस करोगे अविनाश बाबू। अगर आज के अपमान का बदला नहीं ले सका तो मेरा नाम नगेन नहीं। हाँ, आज बहुत दिनों बाद मांस खाकर अच्छा लग रहा है माँ। हाँ। हाँ, अच्छा तो लगेगा। तू तो मांस के बिना चावल भी अच्छे से नहीं खाता, और तेरी शादी होने के बाद से तो घर में मांस बनना ही लगभग बंद हो गया है। पापा, तुम भी थोड़ा मांस खा लो, मैं तुम्हें देती हूँ। अरे क्या कर रही हो? तुमको कुछ भी समझ नहीं आता? माँ, मैंने क्या किया? अपने पापा को मांस मत दो, उन्हें सिर्फ साग पत्तियों के साथ चावल दो। मांस खाने की उनकी औकात नहीं। ये क्या? आप लोगों को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अब तुम हमें सिखाओगी कि ज्यादा क्या कम क्या? चुपचाप जो कहा वो करो। ज्यादा बोलोगी तो अच्छा नहीं होगा। क्या मेरे लिए मेरे जन्म देने वाले पापा सबसे पहले हैं? उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती, और आपको कोई अधिकार नहीं है उन्हें अपमानित करने का। छोटे घर की लड़की, तुझे इतनी समझ कहाँ से आ गई? पापा ने सिखाया क्या? अगर आपने मेरे पापा के बारे में एक भी बात की
तो मैं कल घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, जो सच है वही कह रही हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। अरे ऐसे मत कहो पूजा, ये तुम गुस्से में क्यों हो? शांत हो जाओ, शांत। ऐसा गुस्सा क्यों? और माँ, तुम भी थोड़ी शांति से बात कर सकती हो ना, ऐसा हाबड़ ताबड़ गुस्सा क्यों कर रही हो? देख, मुझे ज्यादा सिखा मत। जो मैंने कहा है वही इस घर में होगा। एक बार जो कहा वही होगा। ये आदमी साग पत्तियां खाने लायक है। ये गरीब आदमी क्या सहन कर पाएगा? और अगर तुमसे सहन नहीं होता तो चले जाओ यहाँ से। आज जो किया मेरे साथ बाबू ने, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। हाँ, ये अपमान मैं किसी भी हाल में भूल नहीं सकता। क्या हुआ? अकेले क्यों बड़बड़ा रहे हो? देखो गिन्नी, इस समय गुस्सा मेरे सर पे चढ़ के तांडव कर रहा है। मुझसे कुछ पूछने मत आओ, दूर रहो मुझसे। क्या हुआ? बताओ तो, इतना गुस्सा क्यों हो? अरे क्या बताऊं, अविनाश बाबू ने आज मुझे भयानक तरीके से अपमानित किया और धक्के मार कर निकाल दिया। उसी अपमान को मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी बातों के मुताबिक मैं उसके पास माफी मांगने गया था, उसके पाँव में गिरा, लेकिन उसने क्या किया? उसने मुझे कुत्ते बकरी की तरह दुत्कार दिया। ठीक है, जो होना था हो गया। अब तुम इतना गुस्सा मत करो। यही बात मुझे समझ में नहीं आती कि मैं तुम्हें समझाता हूँ और तुम कुछ समझ ही नहीं पाती। उसके बारे में क्या बोलूं मैं? अब चुप रहो, बस बहुत हो गया। अब मैं इसका बदला लूंगा। अविनाश बाबू को सजा दिलवाकर ही चैन से रहूंगा मैं। अरे उसे भयंकर सजा दूंगा मैं, भयंकर भयंकर भयंकर। सुनो, मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? अरे क्या सुनो तुम्हारी बात? हाँ सुनूंगा, बोलो। अभी बदला लेने की जरूरत नहीं है, ये सब सोचना छोड़ दो। देखो, तुमने अपनी बात कही, अब मैं खुद जाकर एक बार माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम उसका कोई नुकसान मत करना। अरे तुम चुप रहो। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं माफी मांगने गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? उल्टा अपमानित होकर आ गया। अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, लेकिन मुझे एक आखिरी बार कोशिश करने दो। मैं खुद जाकर एक बार माफी मांग लूंगी। अरे क्या हुआ रे पूजा, तू यहाँ इतनी देर बाद बाप के घर आई है और इतनी उदास क्यों बैठी है? हैं? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई काका। मुझे लगता है अब मेरा घर टूट जाएगा। अरे क्या हुआ तुझे? बता तो सही, क्या हो गया? बता। पापा के जाने के बाद वो मुझे हर छोटी छोटी बात के लिए अपमानित करती है। पापा घर आए तो उनका अपमान करने लगी। पापा ने उनसे माफी मांगी, लेकिन सच में जब हम खाना खा रहे थे तो वो सब मांस खा रहे थे और पापा को साग पत्तियां खाने को कह रहे थे। मुझसे ये सहन नहीं हुआ। मैंने कुछ बातें कह दी और फिर मैं उनका घर छोड़कर आ गई। मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने पापा का अपमान सहन नहीं कर सकती। अरे तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। तुम क्या करोगे गोपाल काका? मेरी किस्मत ही खराब है। जब लड़कियों की किस्मत खराब होती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सब कुछ किस्मत के सहारे नहीं चलता पूजा। अगर हम किस्मत पर बैठकर सब कुछ छोड़ दें तो दिन कैसे गुजरेंगे? लेकिन तुम इस मामले में पड़कर खुद को अपमानित मत कर लेना। वो ऐसे लोग हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते। अरे मुझे किसने कहा कि मैं उनके पास जाऊंगा? तो फिर तुम क्या करोगे? क्या सोच रहे हो? मैं गांव के मॉडल से बात करूंगा, उसे सब कुछ बताऊंगा। हाँ, गांव के जो बड़े हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, वो सही फैसला करेंगे। हाँ। तुम सच में मेरे बारे में इतना सोचते हो? हाँ, अरे तुम मेरी खुद की बेटी जैसी हो। मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचूंगा? मैं जल्द ही जाकर मॉडल से बात करूंगा, फिर कुछ न कुछ हल हो जाएगा। और तू दुखी मत हो, ठीक है? अरे छी 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 माँ, तुम ऐसा काम कर सकती हो, मुझे पता नहीं था। तुझे क्या हुआ? अरे तुम उस लड़की को ऐसे अपमानित नहीं कर सकती थी।
तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? तो क्या तुम अपनी गलती नहीं समझ सकती? देखो, मैं उन बातों पर बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसी को इस तरह अपमानित करना ठीक नहीं है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम सच में ये मामला नहीं समझ पा रही हो तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर तुम अपने जिद के साथ रहोगी। हाँ बाबू, मैं आपके पास एक अर्जी लेकर आया हूँ। क्या बात है गोपाल, बताओ, कुछ हुआ है क्या? हाँ बाबू, बहुत बुरी बात हो गई है। अच्छा, क्या हुआ है, खुलकर बताओ। बाबू, पलाश के साथ पूजा की शादी कर दी गई थी, लेकिन वो सब मिलकर पूजा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और ये सब सहन ना कर पाने के बाद पूजा को उसके घर से आना पड़ा। वो खुद ही उसे बहू बनाकर ले गए थे ना। अब बताइए, घर से उसे निकाल दिया या उसे घर से आना पड़ा? इस बारे में आपको कुछ करना होगा। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूजा का जीवन खत्म हो जाएगा बाबू। हाँ हाँ ठीक है, ये मामला इतना बढ़ गया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया होता तो मामला इतना बढ़ ही नहीं पाता। बाबू, अभी भी समय है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर आप कुछ सोच समझकर फैसला लें तो रिश्ते को बचाया जा सकता है और लड़की की जिंदगी भी बच सकती है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? अब वो मैं कैसे बताऊं बाबू, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मैं बस आपके पास समस्या लेकर आया हूँ, हल तो आपको ही करना होगा। लेकिन आप बड़े अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैं आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। ठीक है, समझ गया। और बाबू, लड़की के ससुराल वालों के अत्याचार से लड़की ने बहुत कष्ट झेला है। आप बिल्कुल सही न्याय करना, लड़की बहुत परेशान है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई उचित हल निकालूंगा। हाँ बाबू, आपने भरोसा दे दिया है तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी कृपा बनी रहे। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन पैसे का घमंड बिल्कुल नहीं है तुम में। ऐसा बड़ा दिल रखने वाले इंसान कहीं नहीं मिलते। तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ा साफ साफ बोलो। नहीं, बड़े लोग तो मैं और भी देख रही हूँ इस गांव में, लेकिन कोई भी तुम जैसा अच्छा नहीं है। किसकी बात कर रही हो? कौन मेरे से अच्छा नहीं है? वही अविनाश बाबू, जैसे उसने सांप के 5 पैर जोड़ लिए हों। लोगों को इंसान ही नहीं समझता दीदी, बेवजह लोगों को अपमानित करता रहता है। वो आपके जैसे अच्छे लोग नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप बदला लो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो सुबह सुबह मेरे खिलाफ क्या उकसावा दिया जा रहा है नीलिमा? यही काम है इसका बाबू, दूसरों के घर में जाकर उकसावा देकर झगड़ा करवाना। देखो, तुम्हारा ड्रामा मैं समझ चुका हूँ। मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और सहन नहीं करूंगा। और पार्वती देवी, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमने अपनी बहू के खिलाफ जो कुछ किया है उसके लिए हमें थाने जाना पड़ेगा, समझ गई? क्योंकि एक घर की बहू के खिलाफ ऐसे बुरे काम करने का कानून है, कानून। और उसी कानून के हिसाब से तुम लोग दोषी हो, दोषी। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे सब लोगों को हाथों में हथकड़ी डालकर थाने ले जाने का इंतजाम कर रहा हूँ। नहीं नहीं बाबू, नहीं नहीं, माफ करना। ये बदमाश लड़की मेरे पास आकर बकवास कर रही थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने बहू के साथ बुरा किया, अन्याय किया। अब मैं उसे सम्मान देकर घर लाऊंगी और कभी भी उसे अपमानित नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। बाबू, आपके दोनों पैरों में गिरकर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी उसकी बात या किसी और की बात नहीं करूंगी। मैंने अपनी गलती समझ ली है। कृपया थाने और पुलिस से बचाओ बाबू। ये बातें याद रहेंगी ना? हाँ, याद रखेंगी, याद रखेंगी।